आज उसमें जो लास्ट टाइम पर अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद शटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। शटल सिस्टम का मतलब होता है, इसमें कौन सा है, एस्पार्टिक शटल। एस्पार्टिक शटल होती है और एक होती है ग्लिसरॉल शटल। ये एस्पार्टिक है और दूसरी है ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है क्या ये। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक का मतलब होता है कंप्लीट कोशिका, प्रोकैरियोटिक इनकम्प्लीट कोशिका होती है जो बैक्टीरिया वगैरह में होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब डायरेक्ट एनएडीपी नहीं प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन अपारगम्य होती है, इम्परिमेबल होती है, तो एनएडीपी अनेक परिवर्तनों के द्वारा उसके अंदर प्रवेश करता है। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो जो क्रेब्स साइकिल चलता है, घूमता है, और भी कई प्रोसेस होती है मैट्रिक्स के अंदर। तो यूकैरियोटिक सेल्स में एनएडीपी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब प्रवेश नहीं कर पाती है तो इन शटल का प्रयोग करते हैं, यानी एनएडीपी के लिए अपारगम होती है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस से उत्पन्न NADP2H माइटोकॉन्ड्रिया प्रवेश नहीं कर पाता, अतः NADP2H को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन शटल कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन शटल कार्य करते हैं, जिसमें जो पहला दिया है मैलेट एस्पार्टेटिक शटल, जो हेडिंग लिखिए ना, मैलेट एस्पार्टेट शटल। अब इसमें मैलेट एस्पार्टेट शटल में ये मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम लिए पहले मैलेट एस्पार्टेट शटल। इसमें क्या कहानी होती है, यह अधिक कार्य क्षमता वाली शटल है। इसमें NAD2H के इलेक्ट्रॉन्स को मैलेट ग्रहण करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। मैलेट और NAD की प्रतिक्रिया से NAD2H एवं ऑक्सैलो एसीटेट उत्पन्न होता है। ऑक्सैलो एसीटेट के अमोनिफिकेशन से एस्पार्टेट का संश्लेषण होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल करके साइटोसोल में प्रवेश कर जाता है। साइटोसोल में NAD2H से H ग्रहण कर पुनः मैलेट में बदल जाता है। NAD2H ETS में प्रवेश पाने के बाद, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश पाने के बाद 3 ATP अणुओं की उत्पत्ति करता है। 3 ATP अणुओं की उत्पत्ति करता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के 38 अणु का फॉर्मेशन होता है। तो ये है इसका शटल। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ये पूरा जो है मैट्रिक्स में है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। NAD2H से ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होगा, ये देखिए जा रहा है मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, और फिर जाकर के इसमें ये चक्कर घूमता है। तो ये है मैलेट एस्पार्टेटिक शटल, पूरा चक्र है। ये देखिए जा रहा है वापसी में, एस्पार्टेट में फिर से आ रहा है, और फिर ये प्रोसेस है। यानी कुल मिला के NAD2H या NADH ये जटिल से सरल अवस्थाओं में बदल करके माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से क्रॉस करके मैलेट में परिवर्तित करके उसके अंदर प्रवेश करता है। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो मैट्रिक्स भरा हुआ है। क्रिस्टी पाई जाती है, ऑक्सीसोम पाया जाता है, जिसमें वो चैनल चलता है, क्रेब्स साइकिल के 2 चक्र घूम रहे हैं। इसमें ये NAD अपने आप को कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल। अब दूसरी देखते हैं ग्लिसरॉल शटल क्या है। ग्लिसरॉल फास्फेट शटल को बनाना है आपको, बनाइए।
ये है ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। इसमें ये उससे कम क्रियाशील होती है, लेकिन इसमें भी वही प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो दूसरी शटल है। इस शटल की कार्य क्षमता ऊपर मैलेट एस्पार्टेट शटल से कम होती है। इस शटल के द्वारा साइटोसोल में उत्पन्न NAD2H के इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया में FAD का चयन करती है। फ्लेविन एडेनिन एक FAD बराबर 2 ATP होता है, FAD का चयन करते हैं। NAD2H साइटोसोल में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से प्रक्रिया करके ग्लिसरॉल फास्फेट तथा NADP बनाता है। ग्लिसरॉल फास्फेट FAD के साथ प्रक्रिया करता है तथा FADH2 एवं DHAP का निर्माण हो जाता है। DHAP पुनः साइटोसोल में चला जाता है, अतः FADH2 के प्रत्येक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। मुझे बताया एक FAD बराबर 2 ATP, हम पहले बता चुके। एक GTP बराबर 1 ATP, एक NADP बराबर 3 ATP। तो FAD का बात चल रहा है। इस प्रक्रिया शटल की उपस्थिति में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीडेशन से ATP के 36 अणुओं का लाभ होता है। इस प्रोसेस से कितने बनते हैं, जबकि ऊपर वाले में कितने बन रहे थे, 38 ATP का निर्माण हो रहा था, जबकि यहाँ पर कितने 2 माइनस हो रहे। इसमें 36 ATP का लाभ हो रहा है ग्लिसरॉल फास्फेट शटल से। ये दोनों किस प्रकार की प्रोसेस है, हमने बताया था कि यूकेरियोटिक सेल्स में जब NAD डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर इनर मेम्ब्रेन से प्रवेश नहीं कर पाता है, तो ये अलग अलग शटल के द्वारा ATP में कन्वर्ट होता है। उसमें NAD से 3 ATP के रूप में कुल मिला के 38 ATP बन रहे थे, और इसमें कितने हैं 36 ATP। एक FAD से FAD कन्वर्ट हो रहा है, FAD में एक FAD बराबर 2 ATP होता है, तो कुल मिला के 36 ATP का लाभ हो रहा है। ये ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। अब एक तो इसमें अंतर देखिए, इसके फैक्टर हैं जो प्रभावित करने वाले कारक के अपने आप पढ़ लेना। प्रकाश संश्लेषण में जो पढ़े थे इसमें श्वसन से संबंधित है, केवल इनके हम नाम बताए दे रहे। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक बाह्य कारक होते हैं और अंतः कारक होते हैं। तो बाह्य कारक में ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, लाइट है। बाह्य कारक में ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड लाइट। टेम्परेचर में 40 से 45 के बीच तीव्र हो जाता है, और सामान्य रूप से 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जल यानी 4 है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, प्रकाश, H2O। ये 4 कौन से हो गए, आउटर फैक्टर हो गए। और अंतः कारक में जीव द्रव्य होता है, इसके बाद इनहिबिशन और रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, श्वसन क्रियाधार। इस प्रकार से 3 होते हैं। हालांकि इनका ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेना चाहिए कि श्वसन के द्वारा ये श्वसन क्रिया में फैक्टर इफेक्टिंग कुछ कार्य करते हैं। बाह्य कारक और अंतः कारक के कारण से श्वसन क्रिया भी तीव्र या मंद गति हो जाती है। तो ये बाह्य कारक हुआ, अंतः कारक हुआ। अब थोड़े से इसमें अंतर की बात करते हैं, कुछ डिफरेंस भी है। RQ भी कल पढ़ लिया था, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक भी 2 नंबर का टॉपिक है, इसमें भी ध्यान रखना है। रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट, निष्कास से CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसके बाद कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, ये इसका अलग अलग RQ ज्ञात किया जाता है, तो उसकी कैलकुलेशन करके कर लिया जाता है। अब केवल श्वसन और दहन में अंतर है, या इस प्रकार के 1-2 अंतर और पड़ते हैं। डिफरेंस में जैसे फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन में अंतर। फर्मेंटेशन को क्या बोलते हैं, किण्वन और श्वसन में क्या अंतर है। तो किण्वन की क्रिया विदाउट ऑक्सीजन की होती है, आपको पता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अनुपस्थिति में होती है इसकी, किण्वन की। जबकि श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, यह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है। दूसरा है बैक्टीरिया कुछ कवक तक ही सीमित रहती है फर्मेंटेशन की क्रिया, जबकि रेस्पिरेशन सभी सजीव कोशिकाओं में होती है। तीसरा डिफरेंस है, इसमें शर्करा में ऑक्सीडेशन से CO2 एथिल अल्कोहल तथा दूसरे कार्बनिक एसिड बनते हैं फर्मेंटेशन क्रिया में। इसमें ऑक्सीडेशन से CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या क्या बन जाता है फर्मेंटेशन में, CO2 एथिल अल्कोहल तथा दूसरे कार्बनिक, जबकि इसमें क्या होता है CO2 H2O बनता है।
फर्मेंटेशन में भोज्य पदार्थ शर्करा का आंशिक ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और जबकि इसमें क्या है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब दोनों के समीकरण में क्या अंतर है, फर्मेंटेशन का देखिए 2C6H12O6 gives 2C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये क्या है, फर्मेंटेशन का। अब दूसरा लीजिए रेस्पिरेशन का, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी। ये डिफरेंस है, ये किसका है, रेस्पिरेशन। इसमें और इसमें देखिए फर्मेंटेशन में 2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है विदाउट ऑक्सीजन, इसमें केवल ये ग्लूकोज का होगा। और इसमें क्या मिल गई है, 6CO2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जबकि बिना ऑक्सीजन के केवल 2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। इतना डिफरेंस है। ये ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, जबकि ऑक्सीजन नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से बहुत डिफरेंस कर जाता है। समझा गई बात। तो इस प्रकार से श्वसन और दहन में अंतर ये पूरे हुए। अब इसके बाद इसमें भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और आ जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए वृद्ध अवस्था में श्वसन दर कम हो जाती है। श्वसन दर को कम करने के लिए फलों सब्जियों को शीत गृह में रखा जाता है। विषाणु या वायरस में श्वसन क्रिया नहीं होती है। क्रेब चक्र को हेंस क्रेब ने प्रतिपादित किया था। क्रेब चक्र का जो क्रेब था नाम, वो वैज्ञानिक कौन से थे, हेंस क्रेब। बीजों में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी श्वसन होता है। सामान्य से कार्बोहाइड्रेट के श्वसन को फ्लोटिंग श्वसन भी कहते हैं। एक एटीपी अणु से एटीपी अणु के बनने में 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक एटीपी अणु से एटीपी अणु के बनने में 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शॉक्स ने 1864 में बताया था कि श्वसन दर वृद्धि दर के समानुपाती होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। क्रेब्स साइकिल की जो चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स क्रिस्टी पर संपन्न होती है। ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण ऑक्सीसोम में होता है। अनाक्सीश्वसन की क्रियाधार का अपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर एथिल अल्कोहल तथा CO2 प्राप्त होते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा एथिल अल्कोहल और अन्य कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं और 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि इसमें कितनी हो गई, 676 किलो कैलोरी ऊर्जा। इस प्रकार से इसमें और भी कई डिफरेंस है, कई छोटे छोटे क्वेश्चन है सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र, ETS और इलेक्ट्रॉन ये शटल के बाद फर्मेंटेशन RQ और फैक्टर इफेक्टिंग और थोड़े से इनके डिफरेंस हैं। इस चैप्टर में अपन ने यही पढ़ा है, शेष आगे।